गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर, कुछ आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, क्या? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो आपको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज 1 जनवरी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। आपका आने वाला नव वर्ष आपके लिए बहुत लकी साबित हो। लकी साबित तो क्या हो, आपकी जॉब लग जाए, ये मेरी दुआएं हैं आपको। ओके, पढ़ाई करें आप मन से। देखो, बिना पढ़े तो जॉब लगने की कोई जुगाड़ ही नहीं है। आपको एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगी, तभी आप कुछ आशा करें कि वापस आपको एजुकेशन कुछ देगी। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें आप शिक्षा को, बाकी सारे काम बाद में आपके। फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेहनत करें और अपने माँ बाप का थोड़ा सा आशीर्वाद, बस आपको सफलता हाथ मिल जाएगी, गारंटी। 100% सिलेक्शन का राज यही है कि आप अपने माता पिता को सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनसे दुआएं लें और मेहनत करें। बस इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज। बिना शिक्षा के तो वैसे ही आपका कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। आपको मालूम है, ऋग्वेद में एक श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद आपने बचपन में पढ़ा भी हो। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शील नहीं है, वो आदमी इस पृथ्वी में सिर्फ मृग की तरह विचरण कर रहा है। करते रहो विचरण, किसी दिन कोई शेर आएगा आपको शिकार बना के ले जाएगा। इसलिए आप ज्ञान, तप, शील, इस पर फोकस करें। इसको प्राप्त करने के अपने अंदर जिज्ञासा लाएं। लर्निंग जिसे बोलते हैं हम, लर्निंग, समझे, जिज्ञासा। और विद्यार्थी को जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिज्ञासा आपके पास नहीं है तो आपके पास विद्यार्थी का कोई लक्षण ही नहीं है। मतलब जिज्ञासा का मतलब ये कि नई चीज जानने की इच्छाएं, आपको नई नई चीज सीखनी है। जैसे यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके सब्जेक्ट उसमें नई नई चीजें, देखो आप जब तक एक स्टेप आगे नहीं पहुंचोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर आपसे ऑलरेडी, आपका जो एग्जाम हो रहे हैं आगे वाले, एग्जामिनर आपसे ऑलरेडी एक कदम आगे है। आप जहां तक जो जिस हिसाब से पैटर्न आ रहा है, यदि आप उसी हिसाब से पैटर्न के क्वेश्चन लगाएंगे और वहीं तक स्टॉप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस की संभावना कम है। ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, लेकिन संभावना कम है। लेकिन यदि आप एक स्टेप आगे चले गए, इससे एक स्टेप आगे चले गए, यदि एग्जामिनर से एक स्टेप जैसे कि आप आगे गए, तो आपकी संभावना जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी सिलेक्शन होने की। तो इसलिए नए नए टाइप्स के क्वेश्चन लगाएं, यहां से नहीं कहीं से भी। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब में, सभी से लगाएं और क्वेश्चंस पढ़ें, पढ़ाई मन से करें, तभी आपकी 2022 में सिलेक्शन की संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखो आपको मालूम है एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, कर दिया है ना। तो बस आप क्या करें, पढ़ाई मन से करना चालू करें। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट आप बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जहाँ से आपको लगते हैं यहाँ से हमें समझ में आता है, जिस टीचर से भी आता है, आप उससे पढ़ें और मन से पढ़ें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं, बढ़ते हैं आगे। आपके 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 हमको डिस्कस करना है। तो ये है आपका 13 क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है आपको। देखें आप कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। द एडिशन ऑफ क्यूब रूट्स, ये बताना है आपको। ओके, तो मैं इसको साइड में लगा देता हूं आपका। भैया जी आ जाओ यार। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो इनके घनों का योगफल क्या होगा, ये बताना है आपको। दिख रहा है आपको क्वेश्चन?
थोड़ा और साइड में कर दें। चलिए ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करें हम। उसने क्या किया, दो संख्याओं के बीच का अंतर, यदि आपने कोई दो संख्याएं मान ली, ए है पहली संख्या, दूसरी बी है, दो संख्याएं मान ली हमने, उसने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है आपका 6। ये तो बोला उसने, इन दो संख्याओं का अंतर 6 है, ये बोला। आगे बढ़े, उसने कहा उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। वर्गों के बीच का अंतर क्या मतलब, इसके वर्ग कर दें और इसका अंतर निकालें तो वो कितना है, 60 है। अरे यही तो बोल रहे हैं वो, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब आपको बचपन में पढ़ा होगा यार, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और एक दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, ए प्लस बी। ओके, तो क्या है, बस आप इससे ए प्लस बी का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहां पे रख दें, देखो ए माइनस बी रख दिया, ये आपका ए प्लस बी हो गया, और ये बराबर हो गया किसके, 60 के। अब ए माइनस बी का मान पता है आपको 6, यहां पर रखेंगे 6, ए प्लस बी बराबर आपके 60 के आ जाएगा कि नहीं। और जैसे ही आपने ए प्लस बी का मान निकालना चाहा, यहां से निकल आएगा आपका 10, ये गया इस साइड, तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 6, और ए प्लस बी आ गया आपका 10। देखो अब यदि आप ए माइनस बी आपका 6 है, ए माइनस बी 6, ए प्लस बी यदि आपका क्या है 10 है, तो आप इससे ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, देखो ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे कर दें, आप दोनों समीकरणों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के, और ए को जोड़ेंगे तो 2a, और इस साइड को भी जोड़ दें तो आप 16, तो a बराबर क्या आ गया आपका 16 अपॉन 2, तो a बराबर बहुत सिंपल तरीके से आ गया, क्या आ गया 8 आ गया कि नहीं। जब आपका a बराबर 8 आ गया, आप यहां पर रखा आपने जैसे इस समीकरण में a बराबर 8, उस साइड गया माइनस का, तो आपका b बराबर माइनस की 2 नहीं आ गया। अरे बोलो कोई दिक्कत, b बराबर माइनस का 2, b बराबर माइनस का 2 आ गया। और जैसे ही आपका b बराबर माइनस का 2 आया, तो उसने कहा है आपको क्या, इनके घनों का योगफल, तो a ये है आपका, b ये, दोनों का घन कर दो। घन कैसे करोगे, 8 का जो घन होता है वो होता है आपका 512, अरे 8 8 64, 64 8 512, और b बराबर 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका आ गया क्या 520, सॉरी 520 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 520 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आया समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यदि दो क्रमागत, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना इसमें, तो आपको कोई मेरे हिसाब से समस्या ही ना हो, बिल्कुल बहुत सिंपल है। चलिए बताते हैं। उसने आपसे कहा है यदि दो क्रमागत, आपके क्या दो क्रमागत संख्या है, ये दो ऊपर जो मिट गया है मैं आपको बता देता हूं, यदि दो क्रमागत, ये लिखा दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है तो उन संख्याओं के अंतर क्या होगा। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगा, क्रमागत संख्या क्या होती है, मान लो एक a है, एक a प्लस बी है, एक a प्लस 1, ये दो क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब होता है क्रम से, जैसे यदि एक हमने एक मानी तो दूसरी 2, फिर अगर क्रम से चलेंगे तो 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे होती है क्रमागत। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा, यदि आपको इन दोनों का क्या डिफरेंस निकालना है, यही तो होता है डिफरेंस, फिर बोलो होता है, सॉरी बड़ी से छोटी घटी ना, थोड़ा सा दिमाग लगा, a प्लस 1 से a, इसको घटा दें, देखो a से a कैंसल, एक आ गया आपका, खत्म सवाल, कुछ करना ही नहीं आपको। दो संख्याओं के वर्गों का योग, उससे हमें मतलब ही नहीं, हम तो सिर्फ क्रमागत को पकड़ेंगे। क्रमागत आपका a प्लस 1, ये माइनस, मतलब क्रमागत संख्या क्या होती है, एक तो a होती है, एक a प्लस 1, ये x मान लें तो x x प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, हमेशा याद रखें आप, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी संख्या से अभाज्य संख्या है, आपको ये बताना है। से को प्राइम नंबर बताया था मैंने आपको, ये मत कहना बताया नहीं है, ओके बता चुका हूं मैं आपको। चलो
निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, यही तो होती है। एचसीएफ क्या होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा क्या हो? 1 हो, वो हो जाएंगे। तो देखो आप पहली संख्या चेक करें, 3 8 का एचसीएफ 1 है, यही आंसर है। 3 8 का निकालो आप, एचसीएफ 1 ही आएगा 3 8 का। अभी 9 81, इसमें 9 आएगा, 520 इसका क्या आएगा? 4 आएगा, 28 56 का 28 आएगा। तो फिर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही। 3 8 कोप्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, वो कहलाती, ये हो गया। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका। चलो पहले आप पढ़ लें इसको। देखो 50 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। जी 50 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? देखो अब इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, आपको 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेंगी। वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। तभी टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो आपको क्या निकालना है? इसका टोटल निकालना है। तो आप क्या करेंगे? निकालना चालू करें। 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 50 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 5 1 और 50। 51 17 3 51, इसके भी 3 फैक्टर हैं। 52 ये भी नहीं है। 53 पहली अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 53। अरे हो गई कि नहीं? दूसरी 54 नहीं है। 56 नहीं है। 57 नहीं है। 7 5 12 3 से कट जाएगी ना। 58 29 दूनी 58 भी नहीं है। 59 क्या है? 59। फिर आई आपकी 60, फिर आया 61 62 21 दूनी 62 63 64 65 66, फिर आई 67, फिर 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81, अरे 9 से नहीं जाता 81 82 41 दूनी 82 83 84, अरे जाता नहीं 42 दूनी 84 85 70 अपना 85 86 भी जाता है, 2 से चला जाएगा 87 8 7 15 3 से 88 89 90 91 63 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब देख गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। ये 10 संख्याएं जो अभाज्य हैं, इनका क्या करना है? आपको एडिशन निकालना है। तो ऐड करें। 9 7 16 16 3 19 19 19 9 28 31 32 7 39 40 49 और 3 49 और 3 क्या होता है? 49 और 3 52 2। अब देख लो है कहीं 52 2 में, तो पूरा निकालना पड़ेगा आपको। 2 5 कैरी 9 5 14 14 8 22 22 8 30 37 37 7 44 7 54 54 6 60 66 5 71 66 और 5 71 और 5 76 762 होगा आपका राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो यहां कर लो 762। एक बार और जोड़ें। 5 5 10 10 7 16 16 5 5 10 6 16 6 22 22 7 29 29 और 9 36 7 43 8 51 51 8 59 59 और 9 58 और 5 हाँ तो गया 58 और 5 73 732। ये ऑप्शन सही है। ठीक है जी, आपकी आभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़े। देखो तीसरी सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है? देखो परफेक्ट नंबर मैंने बताया था आपको क्या है, होती है परफेक्ट नंबर। क्या होती है आपकी परफेक्ट नंबर? मतलब जैसे यदि कोई नंबर है, जैसे मैंने माना 14 28, तो हम इसके क्या करेंगे? पहले फैक्टर। 28 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2
4, 7, 14 एंड 28। तो 28 को हटा के बाकी बचे फैक्टर्स का यदि एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा 28 के बराबर हो जाएगा तो वो संख्या परफेक्ट होगी। तो जोड़ लो 14, 7, 21, 4, 25, 3, 28 आ गया। तो इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है। तो आपको ये बताना है तीसरी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट नंबर है आपकी। चलो बताओ। 498, 496, 28, 490। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें आप। 496 जो है आपका राइट आंसर है। अब क्यों है राइट आंसर, इसको निकालने का, परफेक्ट निकालने का कोई तरीका थोड़ा ना है, सीधे आपको याद रखना पड़ेगा 496। ठीक है, सीधे याद रखना, ये CDS में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप सीधे याद रखें कि 496 क्या आपकी तीसरी परफेक्ट नंबर है। और यदि आपसे कोई पूछे चौथी परफेक्ट नंबर क्या है तो 8128 क्या है, 8128, ये भी याद रखें। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन याद रख लें आप, क्या भरोसा पूछ दिया जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए सॉल्व करें इसे। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, देखो मैंने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो योगफल होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो होता है। तो रखें आप n बराबर 60 दिया है ना आपको 1 से लेके, तो 60 इंटू n प्लस 1 तो 61 बटे 2। जैसे ही आपने यहाँ भाग दिया तो 30 आया आपका, क्या आया 30, 30 आया, 30 का गुणा करा दें, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0, 1830 जो होगा ऊपर राइट आंसर होगा ये 1830। ठीक है, याद रखें। चलें आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करें। ये भी ट्राई करें आप। चलो ट्राई करें, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है कि 1 है जो यहाँ पे 100। ठीक है, याद रखें। चलिए चलो सॉल्व करें इसे। देखो आपको दिया है 51 से लेके 100 तक का निकालना है आप, तो आपके पास क्या है, बढ़िया सा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लें, फिर आप 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का निकाल लें और फिर इससे माइनस कर दें। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं, मतलब 100 वाली को 50 वाली पे माइनस कर दें तो बाकी के बचे हुए नहीं निकल आएगा। अरे ऐसे सोचो यार, जैसे एक ये लाइन है, ठीक, ऐसा ऐसे मान लो ये, मैं कहूँ टोटल आपके 10 है, यदि ये 5 है तो आपको यदि ये निकालना है तो क्या करोगे, 5 नहीं आप इसको 3 मान लो, टोटल 10 है, ये 3 है, तो आप क्या करो इसको यदि निकालना है आपको तो ये 10 में से 3 घटा दो, आ जाएगा 7 की नहीं, तभी तो होगा दोनों 7, 3, 10। तो बस वही सेम इसमें करना, 1 से 100 तक का निकाल लो, 1 से 100 तक का निकाल के 1 से 50 तक में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालें हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 तक की संख्याओं का, तो निकाला हमने, फॉर्मूला वही लगेगा आपका सेम, n प्लस 1 n अपॉन 2, यहाँ पे n बराबर क्या है आपका 100, आपने जैसे ही फॉर्मूला रखा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 1 आपका 101 अपॉन 2, ऐसे होगा। देखो n बराबर 100 रख दिया और n प्लस 1 की जगह 100 रखोगे तो 101 101 ये आ गया आपका, और आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, तो 50 का गुणा कराएंगे इसमें तो आ गया आपका 50 और 50। ये आ गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल ये आ गया। अब आप निकाल लें 1 से 50 तक का,
तो 150 तक का कैसे निकलेगा? यहाँ पे आप लेंगे क्या, n बराबर 50 लेंगे ना। तो n बराबर 50 आपने जैसे लिया तो n प्लस 1 अपॉन 2। अरे यही करते थे कि नहीं? तो रखो आप यहाँ पे 50 रखा आपने, इंटू 50 एक हो गया यहाँ 51/2, तो ये गया सो आपका आया 25। 25 का गुणा करा दो, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 127, तो आपका आया 1275। अब आप उसमें से ये माइनस कर दें, क्या कर दें 50 और 50 में से मैं 1275 माइनस कर दूं, तो 10 में से 5 गए 5, अरे बोलो 4, यहाँ 7, यहाँ पे 9, यहाँ 7, यहाँ 4, 4 में से 1 गई 3, आपका आंसर आ गया 3375। अरे आ गया कि नहीं? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 3375 इसका क्या होगा आंसर होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? अरे बोलो आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चलो लो इसे भी देखो, देखो ये भी आसान है, कुछ कठिन नहीं है। इसे भी ट्राई करें आप, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए देखो 1 3 5 7 9, ये तो विषम संख्या है ना आपकी। क्या होती है विषम संख्या? ऐसी संख्या क्या होती है विषम संख्या? ऐसी संख्याएं जिनका मासापा क्या हो सॉरी, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं आता, वो क्या कहलाती है आपकी विषम संख्याएं कहलाती है ना। ठीक, तो मैंने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल को, सॉरी प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका n स्क्वायर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप ये कैसे निकालेंगे कि ये टोटल नंबर्स दिए गए हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आप n बराबर क्या कर दें, अंतिम पद प्लस 1/2 लगा दें। तो अंतिम पद क्या है आपका 91, तो आपने जैसे ही 91 प्लस 1/2 रखा तो आ गया 92। क्या आ गया आपका, क्या आ गया 92/2, तो उसे काटेंगे हम 2 चौके 8, 2 छक 12, तो 46 आ गया। अब आपको करना पता है क्या है 46 आ गया, 46 का स्क्वायर, तभी तो n स्क्वायर होगा ये, अरे होगा कि नहीं? तो आप इसका स्क्वायर कर दें, मतलब 46 इंटू 46 गुणा करा लो। वैसे तो मैं आपको सिंपल बताऊं, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। पता है कैसे? देखो आप इसका यूनिट डिजिट देखें, 6 36, और किसी का है क्या? नहीं है, तो बस 21 16 आंसर, नहीं तो करा लो, मन भर लो अपना यार। 6 6 चौको 24, 3 27 इंटू 4 से 24, 4 16 2 18, 6 1 8 10 1 आ गया 21 16। एग्जाम में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मार्ट। क्योंकि आप जैसे किसी का भी एग्जाम में, जैसे मान के चलो आप जैसे वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं एनडीए में, उसमें तो टाइम आपको बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम, 50 क्वेश्चन करने 45 मिनट्स, उसमें भी रीजनिंग भी है, मैथ भी है और इंग्लिश भी है। तो फिर थोड़ा सा अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। यूनिट डिजिट अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं आप बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, क्या है आपका राइट आंसर 21 16 ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेशन आपका एंड नहीं हुआ, परेशान नहीं हो, सेशन नहीं एंड हुआ है आपका, आपका क्वेश्चन एंड हुआ है बस। ये है आपका, देखो अब कैसे करेंगे आपसे सॉल्व। अब देखो 2 4 6 8 10 प्लस 2 84 तक है, तो आपको समझ में आ रहा कुछ? ये क्या है, प्रथम n समप्राकृतिक संख्या है कि नहीं? प्रथम n समप्राकृतिक संख्या, अरे बोलो है कि नहीं? प्रथम n समप्राकृतिक संख्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n n प्लस 1, मैंने बताया था आपको। इसका अंतिम पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद
मतलब टोटल नंबर ऑफ n बराबर कैसे निकालेंगे आप, अंतिम पद अपॉन 2। तो अंतिम पद आपका 84 है, 84 अपॉन 2 करेंगे आप, 84 अपॉन 2 तो क्या आ गया 42 आ जाएगा। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 42 हैं, तो पता है आप, बाकी फार्मूला पता ही है आप 42 करेंगे एंड 42 प्लस 1 बोलो तो 42 इंटू 43। देखो यूनिट डिजिट देख लो सिर्फ 2 3 6, ऑप्शन नंबर 1, आगे जाने ही नहीं आपको, है कि नहीं, कितना आसान है। वरना मन भरने के लिए ये भी कर लो, 3 2 6, 3 4 12, 4 2 8, 4 4 16, देखो 6 8 2 10, 6 1 7 1 8, 1806 आ गया आपका आंसर 1800। तो जी याद रखना है आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, और एसएससी वाले तो वैसे ही बहुत कम पूछते हैं, अरे मतलब बहुत कम टाइम देते हैं, बहुत ही कम। चलिए आगे बढ़े। आपका आज आपका जो नेक्स्ट कराना था, क्या कराना था, रूल्स डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम, कैसे पता करेंगे आप विभाज्यता के नियम का। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो विभाज्यता के नियम की आपको बेसिकली जरूरत क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे कि वो डिविजिबिलिटी पे सीधे, अब तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना सीधे डिविजिबिलिटी के ऊपर फोकस है, मतलब डिविजिबिलिटी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको डिविजिबिलिटी के रूल आने ही आने चाहिए और कोई तरीका नहीं है। और डिविजिबिलिटी का तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, हर जगह आपकी कैलकुलेशन आसान करेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब अभी देखो मैंने बताया ना आपको यूनिट डिजिट ये सब डिविजिबिलिटी में ही आते हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी के रूल समझते हैं। आपका पहला क्या है, सबसे पहले आता है आपकी 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, कौन सा आता है, 1 का तो सबको पता है, मैंने बताया था 1 क्या है आपका यूनिवर्सल फैक्टर है कि नहीं, यूनिवर्सल फैक्टर सबका ही आता है। 2 की डिविजिबिलिटी का समझिए आप, क्या होता है 2 की डिविजिबिलिटी का, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, किसके इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब होता है वंश, इंग्लिश वालों के लिए वंश और हिंदी वालों के लिए इकाई, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या होगा, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो अथवा 2 हो अथवा 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन पांचों में से कुछ भी आ जाएगा, क्या 0 2 4 6 8, 5 नंबर डिजिट है आपके पास, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर इन पांचों में से कुछ भी आ जाएगा, वो सब क्या होंगे आपके 2 से, वो सारी संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे समझिए आप एग्जाम्पल से, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, देखो कैसे, मैंने बताया आपको इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए आपका 0 2 4 6 8, वंश के स्थान पर क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, ये है वंश के स्थान पर, इकाई के स्थान पर ये सब चीजें होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो जैसे मैंने कोई नंबर बोला आपको 2 4 6 5, अब आप चेक क्या करेंगे, इकाई का स्थान ये है आपका इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पे इन सभी कुछ मिल रहा क्या 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहा, तो ये नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित का मतलब है 2 से पूरा नहीं कट पाएगा। ओके आगे बढ़े, जैसे अगला क्वेश्चन आप कर दिया आपका 4, देखो आपको इकाई का स्थान चेक करना है, इकाई के स्थान पे 8 है, इन पांचों में मिलता है क्या 8 है, तो ये नंबर 2 से पूरा कट जाएगा। कैसे, देखो 2 से भाग दें, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट गया 714 आ गया पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखें 4 6 8 4 0, इकाई का स्थान, और किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, इन सबसे क्या कोई मतलब ही नहीं है आपको, इन सबसे आपको इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इकाई का स्थान देखना है, वंश जिसे कहते हैं वंश, इकाई का स्थान क्या है 0 है, मिलता तो है 0, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ गए, चलो आगे देखें
अगला जैसे मैंने बोला 4 6, इससे हमें बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इकाई का स्थान देखो 6 है, अगर इकाई का स्थान 6 है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा सॉरी हो जाएगा 2 से पूरा पूरा काट के देख लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16, कट गया पूरा पूरा। चलो आगे देखो, आपको क्या करना, आपको देखना है वंश का स्थान, वंश के स्थान पे क्या है 4 है, जैसे ही आपने वंश के स्थान पे 4 आया इसका मतलब ये हुआ ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, देख लो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। और आपको ऐसे अगर देना नहीं आ रहा तो आप ऐसे भाग दे के देख लें 1 4 6 8 3 4, ओके परेशान ना हो, ऐसे भाग दे के देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आया समझ में 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे आपके 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या रखना है आपको याद, वंश के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बस वो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। जिन संख्याओं के वंश के स्थान पर 0 2 4 6 8 आ जाएगा वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ओके। चलिए आई होप समझ में आया होगा आपको 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। आगे बढ़े 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, क्या है 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, और इससे क्वेश्चन बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है, एसएससी में आता है, आपका प्री में तो आते ही आता है, गारंटी इस बात की बिल्कुल 100% से होला, एसएससी में आगे आएगा, सीएचएसएल में आगे आएगा, और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें आने के चांसेस हो रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें 3 की डिविजिबिलिटी, और इंपॉर्टेंट भी क्या है 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। चलिए देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया 1 4 6 8, मैंने आपको इसमें बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने बताया था डिजिट्स और नंबर क्या होते हैं। ये पूरा नंबर है, इसमें डिजिट्स कितने हैं 1 4 6 8, कितने डिजिट्स 4 डिजिट। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आप इन सब डिजिट्स को क्या करें आपस में ऐड करें, और कब तक ऐड करते हैं जब तक ये 1 डिजिट में ना आ जाए। जैसे आपने किया 1 + 4 + 6 + 8, जोड़ दो आप 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19। देखो ये 2 डिजिट में, इनको फिर ऐड कर दो 1 + 9 तो 9 1 10, ये 10 आ गया, इनको फिर ऐड कर दो 1 + 0 तो आपका क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं। अब आप ये देखें क्या 1 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, 1 क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो कैंसिल, ये नंबर आपका क्या हुआ 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, परेशान नहीं हो आप, बहुत एग्जाम्पल करेंगे अपन 3 की डिविजिबिलिटी के। चलिए ये नंबर है आपका, तो सबसे पहले क्या करने हैं हमें, डिजिट्स को ऐड कर दें, ऐड 4 + 2 + 4 + 3 + 2, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 आ गया। अब इसको फिर ऐड कर दें 1 + 5 तो क्या आ गया 6। अब आप देखो चेक करें 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, चला जाता है, 3 2 जा 6 चला गया ना, 3 का भाग देंगे आप इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, और जैसे ये पूरा पूरा चला गया इसका मतलब ये हुआ ये नंबर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे 8 5 4 6
चलिए ये वाला चेक करें। सबसे पहले ऐड करें 8 + 5 + 4 + 1 + 2 + 7, 7 और 2 9, 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 होता है। 27 को फिर ऐड करेंगे आप, तो 2 + 7 क्या आ गया आपका 9 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, ऑब्वियस जाता है, 3 3 9 पूरा पूरा कट जाएगा 3 से, 3 3 या 9। इसका मतलब हुआ ये नंबर भी आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी करो, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की डिविजिबिलिटी के रूल डिस्कस करेंगे। ओके, अगेन मैं आपको उत्थान परिवार की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ में मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं उत्थान परिवार की तरफ से। ओके, उत्थान एकेडमी जो आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर MPPSC, MP पुलिस और मैथ के लिए मतलब SSC CGL, CSSL, SSC MTS, यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें। ओके, चलिए आप सभी का धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, आप एंजॉय करते रहें। ओके, थैंक यू।